हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नीट पर्पस से, बोर्ड पर्पस से, एज इस चैप्टर का कनेक्टिविटी आपके दूसरे चैप्टर्स के साथ भी है। ओके अगर हम देखें बायोमोलिक्यूल चैप्टर से नीट में 4 क्वेश्चंस तो आपके आते ही आते हैं हर साल, 3-4 क्वेश्चंस तो होता ही है। बाकी इसके जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके 12th स्टैंडर्ड के जेनेटिक्स ये सब में भी अप्लाई होता है। ये सेम चैप्टर बायोमोलिक्यूल नाम से आपके पास केमिस्ट्री में भी है, राइट? तो अगर यहाँ आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका केमिस्ट्री वाला बायोमोलिक्यूल भी अच्छे से हो जाएगा, राइट? सो बायोमोलिक्यूल क्वेश्चंस आपके बायो में भी होते हैं एंड केमिस्ट्री पार्ट में भी होते हैं। सो अगर ओवरऑल देखें तो आपको 6-7 क्वेश्चंस पूरे नीट के पेपर में इससे मिल जाएंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद बायोमोलिक्यूल्स। सो क्या होते हैं बायोमोलिक्यूल्स? बायो मतलब आपको पता है लिविंग, है ना? बायो वर्ड लिविंग, तो लिविंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सो बायोमोलिक्यूल्स आर बेसिकली केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है ये? केमिकल कंपाउंड है। बायोमोलिक्यूल्स आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल आर केमिकल कंपाउंड जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। कोई भी हो, चाहे आपका छोटा से छोटा बैक्टीरिया क्यों ना हो और हम बड़े से बड़े मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग क्यों ना हो, सबके पास बायोमोलिक्यूल है क्योंकि सब कोई इसी से बने हुए हैं। ठीक है, जो सेल है किसका बना हुआ है? सेल भी जो है बच्चों वो बायोमोलिक्यूल का ही बना हुआ है। ठीक है, और ये बेसिकली देखो समझो बायोमोलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आया कैसे? लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पे है? अर्थ में है ना? यानी कि ये जो एलिमेंट्स है वो अर्थ में भी मिलते होंगे। तो एक बेसिक ये दिया हुआ है आपको कि जो एलिमेंट्स है, जब हमने एलिमेंट की एनालिसिस करी तो हमें अर्थ क्रस्ट में भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं और हमें लिविंग टिश्यू, है ना, हमें लिविंग टिश्यू में भी बच्चों केमिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं, राइट? अब अर्थ क्रस्ट का जब एनालिसिस किया गया, इसका जब हम एनालिसिस किए तो हमें क्या मिला? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, और जब हम बच्चों लिविंग टिश्यू का किए तो पता चला दैट दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट। क्या? दैट इज कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, हाइड्रोजन, ये सब। तो इसका मतलब ये हमें क्लियर हुआ कि बोथ अर्थ क्रस्ट, हम ये बोल सकते हैं कि बोथ अर्थ क्रस्ट एंड लिविंग टिश्यू एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, सेम एलिमेंट्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थ क्रस्ट है तो उधर ही आपका समझो सॉइल बना है, फिर सॉइल में प्लांट ग्रो हुआ है तो प्लांट जो ले रहा है वो मिनरल्स वगैरह फ्रॉम सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट? तो ऐसे प्लांट में गया, फिर प्लांट से एनिमल्स में गया, ये फ्लो आपको पता चल गया। तो अगर दोनों ही सेम एलिमेंट से बने हुए अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यू, तो डिफरेंस कहाँ पे आया? तो डिफरेंस आया बच्चों कॉम्पोजिशन में। एलिमेंट सेम है बट amount and composition are different। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया जब हमने एलिमेंट का एनालिसिस किया तो अर्थ क्रस्ट और लिविंग टिश्यूज जो है वो सेम टाइप के ही एलिमेंट से बने हुए हैं, बट डिफरेंस आया उनकी कॉम्पोजिशन में, है ना, उनका जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस आया। एंड यू नो वेरी वेल कि एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उसके बाद ही कंपाउंड बनता है। देखो ये बच्चों आपकी टेबल दे रखी है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में आपके 4-5 टेबल्स दे रखे हैं बच्चों, राइट? एंड ये ऑब्जर्व किया गया है कि नीट में हर साल इनके टेबल से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपको ये टेबल्स प्रॉपरली कर लेने हैं।
ओके सो देखो ये परसेंटेज वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी जो है वो दे रखा है, तो ये अर्थ क्रस्ट का है, ह्यूमन बॉडी का है। तो हमें बेसिकली ह्यूमन बॉडी का एक्चुअल फिगर याद नहीं करना है, हमें सिर्फ ये याद करना है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन बच्चों सबसे ज्यादा है ना। अगर आप देखो तो O2 सबसे ज्यादा है। O2 के बाद हम देखें तो फिर क्या है, कार्बन है, ठीक है, कार्बन है। फिर कार्बन के बाद अगर आप देखो तो क्या है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, देखो 3.3 नाइट्रोजन है। फिर अगर आप देखो तो कैल्शियम है। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, वो है ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। अब जैसे सिलिकॉन देखो, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में कितना है, 27.7%, लेकिन हम लोग में, ह्यूमन बॉडी में इट इज नेग्लिजिबल। तो आपको ये टेबल इस तरह से याद होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन कैल्शियम, है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो अब देखो बच्चों, हम जब क्या किए, व्हेन एनालिसिस किया, हमने एनालिसिस किया किसका बच्चों, लिविंग टिश्यू का। हमने जब एनालिसिस किया किसका, लिविंग टिश्यू का, है ना। तो हमने क्या किया, हमने पहले तो केमिकल एनालिसिस किया, एक हमने किया केमिकल एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा केमिकल एनालिसिस किया हमने फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल एनालिसिस किया हमने फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दूसरा किया हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस, दूसरा किया हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। मैंने आपको पहले ही कहा था बच्चों कि जो बायोमोलिक्यूल है वो क्या हो सकता है, आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इट कैन बी इनऑर्गेनिक ऑल्सो। तो हमने दोनों का ही एनालिसिस किया है, केमिकल एनालिसिस किया है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए भी हमने एनालिसिस किया है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं केमिकल एनालिसिस की, है ना। केमिकल एनालिसिस कंपोजिशन इन अ टिश्यू, मतलब हम ऑर्गेनिक वाला बात कर रहे हैं। तो क्या है सुनिए, ग्राइंड लिविंग टिश्यू, वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर आपका एनिमल के हिसाब से, हाँ। तो आप वेजिटेबल ऐसे तो प्लांट का हो गया, लीवर लिया तो एनिमल का हो गया। ग्राइंड लिविंग टिश्यू किसमें ग्राइंड करना है, इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये फॉर्मूला होता है Cl3CCOOH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टू गेट अ थिक स्लरी। देखो बेटा ऐसे मोटर, इन्होंने लीफ का किया है, दिख रहा है आपको लीफ, तो लीफ का ये दिस इज नोन एज मोटर पेस्टल। मोटर पेस्टल करते हैं, इसे पीसने के लिए काम आता है, राइट। तो मोटर पेस्टल में क्या किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लेकर लिविंग टिश्यू को पूरा प्रॉपर्ली ग्राइंड किया, ठीक है। उसके बाद इसको हमने छानना मतलब स्ट्रेन किया, स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन टू गेट टू फ्रैक्शन। जब हम छानेंगे बेटा तो हमें दो चीज मिलेगी, है ना। हमेशा ऐसे ही होता है जब भी हम कुछ स्ट्रेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाय स्ट्रेन कर रहे हो तो नीचे क्या होता है, लिक्विड पार्ट चला जाता है, ऊपर जो चाय पत्ती है वो बच जाती है, राइट। तो जब भी हम स्ट्रेन करेंगे हमें दो चीजें मिलेगी। तो फिल्ट्रेट जो मिला, जो ये फिल्ट्रेट है ना, ये फिल्ट्रेट है। तो फिल्ट्रेट क्या, एसिड सोल्यूबल पूल, एंड रिटेंटेड मतलब जो रिमेनिंग चीज मिली उसे हम बोलेंगे एसिड इनसोल्यूबल, मतलब जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सोल्यूबल नहीं हुआ उसे हमने बोला एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, रिटेंटेड। और जो सोल्यूबल हो गया वो फिल्टर में आ गया, तो फिल्ट्रेट। तो बेसिकली हमें दो चीजें मिली, एक तो फिल्ट्रेट मिला और एक रिटेंटेट मिला। फिल्ट्रेट मतलब क्या होता है, इट कंटेन बायोमोलिक्यूल्स। फिल्ट्रेट मतलब एसिड सोल्यूबल पूल कंटेन बायोमोलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम हो। रिटेंटेड मतलब एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन जिसमें बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हो, मतलब जिनका वेट जो है वो ग्रेटर हो 800 डाल्टन से, ठीक है। ये चीज चलो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। हमने क्या किया बेटा, आप कोई भी लिविंग टिश्यू ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्लांट ले लिया, प्लांट ले सकते हो या एनिमल ले सकते हो, ठीक है। ये प्लांट जैसे मैंने लिया और फिर क्या किया, मैंने इसको ग्राइंड किया। मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसको ग्राइंड किया, ठीक है। किसमें ग्राइंड किया मैंने इसको ग्राइंड किया इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, है ना। तो क्रश इन मॉर्टर
पेस्टिल विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, मैंने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से Cl3COH, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैंने ग्राइंड किया, तो फिर मुझे क्या मिलेगा जब मैं इसे फिल्टर करूंगी। अब मैं इसे फिल्टर करूंगी तो मुझे एक तो मिलेगा फिल्ट्रेट, एक क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट, और दूसरा मुझे मिलेगा यहाँ पे, जिसे मैं बोलूंगी रिटर्नटेट। क्या बोलूंगी, रिटर्नटेट, मतलब जो रिमेनिंग रह गया, तो क्या बोला मैंने, रिटर्नटेट। अब जो रिटर्नटेट है वो क्या कर रहा है, वो बना रहा है एसिड इनसोल्यूबल पूल, क्योंकि नहीं बोला ना बेटा, वो एसिड पे घुला नहीं, वो आपके जो चीज क्लोथ या मसलिन क्लोथ जिससे आपने स्ट्रेन किया, जिससे आपने छाना, उधर ऊपर ही रह गया, तो उसको मैंने बोला रिटर्नटेट। और रिटर्नटेट क्या बनाता है, इट फॉर्म एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है। ये बेसिकली क्यों ऐसा बना रहा है, बिकॉज ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, इट इज पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है लेस देन 800 डाल्टन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इनका जो फिल्ट्रेट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, फिल्ट्रेट, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा लेस देन 800 डाल्टन होगा। इनका मॉलिक्यूलर वेट विल बी लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है, 800 डाल्टन से कम होगा। ये क्या होंगे, मतलब ये होंगे आपके प्रोटीन्स। रिटेंटेड में क्या मिलेगा आपको, जब भी आपको इस सेल को क्रश करते हो तो रिटेंटेड में क्या मिलेगा आपको, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, इनका मॉलिक्यूलर वेट विल बी ग्रेटर देन 800 डाल्टन, है ना, इनका मॉलिक्यूलर वेट विल बी ग्रेटर देन 800 डाल्टन। आपको क्या मिलेगा बेटा, प्रोटीन्स मिलेंगे, फिर न्यूक्लिक एसिड मिलेगा, फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। रिटेंटेड मतलब एसिड इनसोल्यूबल पूल, जो एसिड में नहीं घुला, ठीक है, एंड उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या है, मोर देन 800 डाल्टन। उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है मोर देन 800 डाल्टन, राइट। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में मैं स्पेसिफिक बोलूं तो बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स में हमें यहाँ पे मिलेंगे पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज की यूनिट नहीं मिलेगी, हमें यहाँ पे मिलेंगे पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। अब बच्चों लिपिड्स मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, बिकॉज जो लिपिड होते हैं वो एक्चुअली एग्रीगेट बनाते हैं, ठीक है। लिपिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, लिपिड्स जो होते हैं वो एग्रीगेट बनाते हैं। लिपिड्स क्या करते हैं, लिपिड्स फॉर्म एग्रीगेट, ठीक है। लिपिड्स क्या करते हैं, लिपिड्स एग्रीगेट बनाते हैं। तो बच्चों बताओ फैट्स किस में आएगा, इसमें आएगा कि फिल्ट्रेट में आएगा, रिटेंटेड में आएगा कि फिल्ट्रेट में आएगा, सोचो क्या करते हैं वो लोग, वो लोग एग्रीगेट बनाते हैं, ठीक है, बट उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 800 होता है। क्योंकि एग्रीगेट बना रहे हैं तो दे रिमेन एसिड इनसोल्यूबल, तो फैट्स इसी में आएगा, फैट्स रिटेंटेड में आएगा, बट जो फैट्स है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट जो है इज लेस देन 800 डाल्टन। ये बात याद रखना, जो फैटी एसिड्स है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है। क्योंकि ये अकेले यूनिट्स होते हैं, बट क्योंकि एग्रीगेट बनाते हैं इसलिए दे बिकम अ पार्ट ऑफ एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट में क्या होगा, है ना, फिल्ट्रेट में क्या होगा, जो फिल्ट्रेट है उसमें आपको थाउजेंड्स ऑफ केमिकल मिलेंगे,
थाउजेंड्स ऑफ केमिकल मिलेंगे आपको फिल्ट्रेट में। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो आपको शुगर मिल जाएगा, आपको न्यूक्लियोटाइड मिल जाएंगे, ठीक है, आपको अमीनो एसिड मिलेंगे। तो बेसिकली जो फिल्ट्रेट होगा उनका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इज लेस देन 800 डाल्टन। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा इट विल बी लेस देन 800 डाल्टन। मतलब जो आपके फिल्ट्रेट है दे आर नॉट पॉलीमेरिक, है ना, दे आर नॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंस। बच्चों ये बात अच्छे से समझो, यहाँ क्लियर करके चलो ये कि कौन सी चीजें आपकी एसिड सेल्यूबल होगी, कौन सी आपकी एसिड इनसेल्यूबल होगी। बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन है वो क्या होंगे, वो एसिड इनसेल्यूबल होंगे, दे आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, वो रिटेंटेड बना रहे हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल हो गया आपका प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स। फैट्स जो है दे ऑल्सो फॉर्म रिटेंटेड, दे आर ऑल्सो एसिड इनसेल्यूबल वाला पार्ट, बट उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है लेस देन 800 डाल्टन, ठीक है। फैट्स किस में होता है, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो बेसिकली वो लोग पर इकट्ठा रहते हैं ना, तो वो एग्रीगेट बना के रहते हैं, इसलिए वो एसिड में सोल्यूबलाइज नहीं हो सकते, ओके। तो मॉलिक्यूलर वेट उनका वो 800 डाल्टन से कम है ना, दे आर नॉट पॉलीमेरिक। उनका जो मतलब जो फैट्स है आपके वो पॉलीमेरिक सब्सटेंस नहीं है ना, जो फैट्स है आपके दे आर नॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस बट दे रिमेन एज एग्रीगेट, सो दे कम अंडर एसिड इनसेल्यूबल पूल। फैट्स का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 800 डाल्टन होता है, फाइन। फिर आपका आता है फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में जो है आपके हजारों केमिकल्स आपको मिलेंगे लाइक शुगर, अमीनो एसिड्स, राइट, एंड इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज लेस देन 800 डाल्टन। उनका मॉलिक्यूलर वेट है वो लेस देन 800 डाल्टन है, दे आर नॉट पॉलीमेरिक सब्सटेंस, फाइन। अब देखो बेटा एक सेल है, ठीक है, ये सेल है, ठीक है। अब सेल में क्या होता है, ऑर्गेनल्स है, ठीक है, ये ऑर्गेनल है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में आपके पास क्या क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, साइटोप्लाज्म में आपको स्टार्च मिलेगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आपको स्टार्च मिलेगा। तो जो प्रोटीन है, स्टार्च है, दे आर व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस, दे आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, दे आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। तो पॉलीमेरिक सब्सटेंस मतलब दे फॉर्म एसिड इनसॉल्यूबल पूल, है ना, ये क्या बनाएंगे, एसिड इनसॉल्यूबल पूल। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई है कि जो पॉलीमेरिक सब्सटेंस होते हैं वो बनाते हैं एसिड इनसॉल्यूबल पूल, ठीक है। दूसरा आपको साइटोप्लाज्म में शुगर मिलेगा, आपको आयंस मिलेंगे, है ना। तो शुगर, आयंस ये सब क्या बनाएंगे, आपको अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे, राइट। ये सब क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एसिड सोल्यूबल पूल, दे विल फॉर्म एसिड सोल्यूबल पूल। क्या बनाएंगे ये लोग, एसिड सोल्यूबल पूल बनाएंगे, फाइन। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ASP एसिड सोल्यूबल और इसको AIP एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है, इजी रहेगा। अब देखो जैसे आपका ये सेल ऑर्गेनल है ना, ये आपका सेल ऑर्गेनल है। तो कोई भी सेल ऑर्गेनल हो तो सेल ऑर्गेनल बेसिकली किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, राइट। और प्रोटीन्स, लिपिड्स जो है वो लोग क्या है, वो लोग एसिड इनसॉल्यूबल पूल है। तो इसका मतलब कोई भी सेल ऑर्गेनल हो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा, कोई भी सेल ऑर्गेनल बनाएगा एसिड इनसॉल्यूबल पूल। आपका कोई भी सेल ऑर्गेनल, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एनीथिंग, दे आर गोइंग टू फॉर्म एसिड इनसॉल्यूबल पूल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका सेल वॉल है, ठीक है,
समझो इधर आपका एक मैं बना दूं ऐसे सेल वॉल है, तो सेल वॉल किसका बना हुआ है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। अब जो सेल्यूलोज है दैट इज अ पॉलीसेकेराइड, यानी कि सेल्यूलोज भी क्या बनाएगा? सेल्यूलोज भी बनाएगा एसिड इनसोल्यूबल पूल। फाइन, तो अगर साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं तो एक सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में आपको एसिड सोल्यूबल एसिड इनसोल्यूबल दोनों चीजें मिलेगी, और जो सेल ऑर्गेनेल है सेल वॉल है दे आर जस्ट एसिड इनसोल्यूबल पूल। ओके, तो जब भी हम एक लिविंग सेल को, एक लिविंग टिश्यू को क्रश करेंगे तो हमें एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल दोनों चीजें ही मिलेगी, राइट? जब भी हम इसको क्रश करेंगे हमें एसिड सोल्यूबल और एसिड इनसोल्यूबल दोनों ही चीजें मिलेगी। तो चलिए एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। एसिड इनसोल्यूबल पूल और दूसरा एसिड सोल्यूबल पूल, ठीक है? तो जो एसिड इनसोल्यूबल है वो क्या होते हैं? दे आर पॉलीमेरिक, ठीक है? दे आर पॉलीमेरिक, एग्जाम्पल प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड, ठीक है? प्लस फैटी एसिड जो कि क्या है? नॉट पॉलीमेरिक, है ना? दे आर नॉट पॉलीमेरिक। ओके, देन आपका बनेगा एसिड सोल्यूबल। तो एसिड सोल्यूबल में क्या आता है? एसिड सोल्यूबल में आता है शुगर, लाइक अमीनो एसिड, ठीक है? नाइट्रोजिनस बेस, ओके? एंड इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इज is less than 800 डाल्टन, ठीक है? ये हो गई बात एसिड सोल्यूबल पूल की। ओके, एंड जो आपके फैटी एसिड्स होंगे इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा? लेस देन 800 डाल्टन। इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? लेस देन 800 डाल्टन। पर जो आपके एसिड इनसोल्यूबल पूल में ये तीनों है प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स, इनका मॉलिक्यूलर वेट विल बी मोर देन 800 डाल्टन, ठीक है? ये बात हमें एकदम क्लियर हो चुकी है। अब बच्चों यहाँ पे एक लिस्ट है जहां से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी चीजें एसिड सोल्यूबल पूल है एंड कौन सी चीजें एसिड इनसोल्यूबल पूल है। तो इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, तो सोडियम क्या है? सोडियम इज आयन। तो आयन क्या बनाता है? आयन बनाता है एसिड सोल्यूबल पूल, है ना? एसिड सोल्यूबल पूल बनाएगा ना। सोडियम जो है क्या करेगा? आयन है। एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसिन क्या बनाएगा? एसिड सोल्यूबल पूल, है ना? मैं ऐसे लिख रही हूँ बेटा, एसिड सोल्यूबल पूल को एज ASP और एसिड इनसोल्यूबल को AIP, है ना? इजी रहेगा। राइबोसोम क्या है बेटा? सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम इज सेल ऑर्गेनेल, और मैंने कहा क्योंकि सेल ऑर्गेनेल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, है ना? राइबोसोम तो प्रोटीन और mRNA का बना हुआ है, सॉरी, राइबोसोम तो प्रोटीन एंड rRNA का बना हुआ है, तो इट इज एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है? प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है भाई, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, राइट? तो इट इज अगेन
एसिड इनसोल्यूबल पूल, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, पॉलीमेरिक है, इट इज पॉलीसेकेराइड, तो एसिड इनसोल्यूबल पूल। राइबोज शुगर, राइबोज क्या है बेटा, राइबोज इज शुगर, तो शुगर है तो मॉलिक्यूलर वेट कम ही होगा, तो इट इज एसिड सोल्यूबल पूल। टीआरएनए, टीआरएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड, तो इट इज एसिड इनसोल्यूबल पूल, न्यूक्लिक एसिड है ना। ग्लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड, ग्लाइसिन इज अमीनो एसिड, तो इट इज फॉर्म एसिड सोल्यूबल पूल, अमीनो एसिड तो एसिड सोल्यूबल पूल। देन कोलाजन, कोलाजन क्या है बच्चों, कोलाजन इट इज अ प्रोटीन, कोलाजन क्या है आपका, प्रोटीन है बेटा, तो क्या होगा कोलाजन, एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है, कोलाजन है ना प्रोटीन। देन गोल्जी बॉडी, सेल ऑर्गेनेल, गोल्जी बॉडी ऑर्गेनेल है, गोल्जी बॉडी ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल मेड अप ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स, तो इट इज एसिड इनसोल्यूबल पूल। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन इज अ हार्मोन, हार्मोन बना हुआ किसका, प्रोटीन का, तो इंसुलिन बेसिकली प्रोटीन है, प्रोटीन है तो एसिड इनसोल्यूबल पूल। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड, शुगर इट इज एसिड सोल्यूबल पूल, ग्लूकोज है एसिड सोल्यूबल पूल। फिर एक इन्यूलिन होता है बेटा, इन्यूलिन, इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इन्यूलिन क्या होता है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो इन्यूलिन भी क्या होगा, इंसुलिन इज डिफरेंट, इट इज अ हार्मोन, इन्यूलिन बोल रही मैं, इन्यूलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, तो ये क्या है, इट इज एसिड इनसोल्यूबल पूल, इन्यूलिन बनाता है एसिड इनसोल्यूबल पूल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स दे रखा है, सबसे ज्यादा तो ऑफ कोर्स एक अगर आप परसेंट टोटल देखो सेलुलर मास का, तो सबसे मैक्सिमम आपको वाटर मिलेगा 70-90%। उसके बाद हम देखें तो क्या है बेटा, प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के बाद क्या है, प्रोटीन्स से जितना 10-15%, फिर आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बाद क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद लिपिड्स है ना, लिपिड्स, और सबसे कम है आपके पास आयंस। तो ये ऐसे याद रखना सीक्वेंस कि मैक्सिमम यू हैव इज प्रोटीन, मैक्सिमम आपके पास प्रोटीन्स है, सबसे ज्यादा आपके पास प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद आपके पास क्या है बेटा, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के बाद आपके पास कार्ब्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, आफ्टर दैट लिपिड, और सबसे कम है हमारे पास आयंस, दैट इज जस्ट 1%। फाइन, तो ये हो गया आपका अबाउट ऑर्गेनिक जो हमने एनालिसिस सीखा था। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एनालिसिस करने के लिए भी हमें दे रखा है, क्या करना है कि आपको एक लिविंग टिश्यू का वे लेना है। तो जब भी आप कोई लिविंग टिश्यू का वे लेंगे, आपको उसमें ऑर्गेनिक चीजें मिलेगी, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड उसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा उसमें आपको, वाटर। तो अगर आप उससे वाटर रिमूव कर दें तो हमें जो मिलेगा दैट इज ड्राई वेट, है ना, ड्राई वेट मिलेगा। फिर ड्राई वेट जो मिला उसके बाद उसको क्या करो, बर्न कर दो, है ना, इट इज फुल्ली बर्न टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड्स टू गैसियस फॉर्म, और फिर जो बचेगा दैट इज ऐश, जो बचेगा देखो ये है, इसको पहले एकदम पानी निकाल दिया, फिर इसको जला दिया, तो आपको क्या मिल गया, ऐश मिल गया। अब ऐश के अंदर आपको मिलेंगे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे ये सब, ठीक है, NaCl, CaCO3, सल्फेट के आयंस, फॉस्फेट के आयंस, ये सब आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो क्या किया, फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ। एक लीफ लिया, ठीक है, एक लीफ लिया, तो ये क्या इसका फ्रेश वेट, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें ऑर्गेनिक चीजें भी होंगी, इसमें इनऑर्गेनिक चीजें भी होंगी, प्लस इसमें वाटर होगा। तो इसका क्या किया, वाटर रिमूव किया, एवापोरेशन किया,
तो फिर जो मुझे मिला लीफ, है ना, ये क्या है, इसका ड्राई वेट है। क्या है बेटा इसका, ये ड्राई वेट है। ठीक है, ड्राई वेट में आपके पास ऑर्गेनिक चीजें भी है और आपके पास इनऑर्गेनिक चीजें भी है, राइट। अब फर्दर क्या करेंगे हम बेटा, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब इसे हम जलाएंगे, कंबशन। तो मुझे क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा ऐश। क्या मिलेगा मेरे को, ऐश मिलेगा। तो ऐश में क्या है बेटा, आपकी इनऑर्गेनिक चीजें हैं। ऐश में आपको इनऑर्गेनिक आयंस मिलेंगे, सल्फेट मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। ओके, देखो इसकी टेबल दे रखी है एक, कि इनऑर्गेनिक चीजें क्या क्या है एक लिविंग टिश्यू में। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर तो हम हटा ही चुके हैं, और ये कंपाउंड्स जो है ये सब, राइट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब। ओके ओके, देन बच्चों आपका एक टॉपिक दे रखा है इसमें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, राइट। क्या दे रखा है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको गिवन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बच्चों मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, एक्चुअली क्या आपकी कोई भी एक सेल है उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। अब वो फर्दर क्या होता है, कुछ रिएक्शन करके कुछ बनाता है, उसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अब उससे हमने क्लासिफाई किया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। तो मेटाबोलाइट क्या है, बेसिकली मेटाबोलाइट क्या है, compound which are part of cell, है ना, and they can take part in chemical reaction। ठीक है, वो कुछ केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे और फिर कुछ नया बनाएंगे। ठीक है, तो उसे हम मेटाबोलाइट बोलते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स जो कि आपकी सेल के पार्ट है, हर एक सेल में होता है, राइट, एंड दे कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, उसे हम मेटाबोलाइट कहते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स की बात हो रही है, एलिमेंट्स कंबाइन दे फॉर्म कंपाउंड एंड दोस कंपाउंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा प्राइमरी मेटाबोलाइट की। तो आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो होता है, बेसिकली दे हेल्प इन फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। इनका क्या रोल है, इनका फिजियोलॉजिकल रोल है, दे हैव फिजियोलॉजिकल रोल एंड दे आर नॉट मच डिफरेंट in different type of cell, in different type of cell, like for example अगर मैं बोलूँ प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो आपका स्टार्च हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गए, आपके अमीनो एसिड्स हो गए, ये सब क्या है बेटा, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। ठीक है, और ये लोग कोई केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेंगे, कुछ बनाते हैं, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट आता है बेटा आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिसकी एक टेबल भी दे रखी है आपकी टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता क्या है बेसिकली, तो ये रिलीज करते हैं कौन, एक तो माइक्रोब्स, फंजाई और प्लांट्स। पहले तो ये याद रखिए, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन रिलीज करेंगे, माइक्रोब्स, फंजाई एंड प्लांट्स। एंड ये जो केमिकल्स है, ये जो केमिकल्स हैं, इनका रोल अभी तक पता नहीं है। केमिकल्स नॉन आइडेंटिफिएबल रोल, इनका एग्जैक्ट रोल हमें पता नहीं है। दे आर जस्ट व्हाट, दे मे हैव प्रोटेक्टिव रोल, प्रोटेक्टिव फंक्शन हो सकता है ना। अगर कोई प्लांट बना रहा है तो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसे प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है, कोई फंजाई रिलीज कर रहे तो उसके प्रोटेक्शन में, तो दे मे हैव प्रोटेक्टिव रोल, ऐसा बोला जाता है। एंड ये हमारे लिए काम का है, हाँ,
इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन बीइंग, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, बेटा हमारे लिए बड़ा काम का है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है हमारे लिए बड़ा काम का है, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स मिल रहा है, तो हम देखा जाए तो इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। ओके, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये टेबल बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, टेबल 9.3 है आपका, प्लीज ये अच्छे से याद करना। क्या कह रहा है ये, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम बताए हैं, पिगमेंट्स दे रखे हैं, पिगमेंट्स में जैसे कि आपको दे रखा है कैराटिनॉइड, एंथोसाइनिन, राइट, अल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, फिर टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, एसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, एब्रिन, रिसिन, लेक्टिन्स। बेटा 2019 का क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा आया था, कौन कैनावेलिन ए इज व्हाट, और 4 ऑप्शन थे, तो आपको लेक्टिन स्टिक करना था। 2019 का क्वेश्चन है, मैं बोल रही हूँ टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स है विनब्लास्टिन, कुरकुरमिन, एसेट्रा, और पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे कि रबर, गम, सेल्यूलोज, तो ये सब रबर, सेल्यूलोज, ये सब तो आपको पता ही है कि आपका इकोनॉमिक बेनिफिट है ह्यूमंस को। फिर मॉर्फिन जो है ना, इट इज लाइक अल्कलॉइड है ना, पेपर सोमनीफेरम प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं इसको। तो ये टेबल आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अच्छे से लर्न करनी है। फाइन, समझ में आ गया। ये सब ड्रग्स है ना, कोडीन एज अ ड्रग यूज होता है। फिर जो आपका विनब्लास्टिन है, विनब्लास्टिन बच्चों कीमोथेरेपी में यूज होता है, कैंसर में, है ना, कीमोथेरेपी में ये यूज होता है विनब्लास्टिन जो है। फाइन, ओके। अब अगर आप देखो तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या हुआ है बेटा, टेक्स्ट बुक में, इन टेक्स्ट बुक क्या किया है, 2 में डिवाइड कर दिया है। एक तो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल और एक बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में जैसे आते हैं आपके अमीनो एसिड, शुगर, फिर न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, ये सब बायो मैक्रो में आते हैं आपके पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, ये सब आते हैं आपके बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, मतलब जो बड़े बड़े मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 800 डाल्टन।